हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे कि बीएड में आप अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। बट ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, ये जो भी अपनी पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स और फॉर स्कोरिंग डिस्टिंक्शन मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन, ये सिर्फ बीएड के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आई रिपीट सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये सारे टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड कराने के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कराने के लिए, या आपके स्कोर को एक लेवल तक इंक्रीज कराने के लिए ये टिप्स बहुत काम आएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने क्या पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स यूज किए थे, या क्या सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की थी अपने बीएड के एग्जामिनेशन में जिससे मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स आई, जिससे मुझे बहुत अच्छी मार्क्स मिली बीएड में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात जो मैं टिप आप लोगों को देना चाहूँगी वो ये है कि आप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर लिखिए। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर का मतलब है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक अगर आपसे किसी पार्टिकुलर चीज के बारे कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछा गया है, तो सिर्फ आप कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस से ही स्टार्ट मत कीजिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग दीजिए। लाइक अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक एजुकेशन के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स थे, और सिंस आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप हायर एजुकेशन की एग्जाम दे रहे हैं, या तो आप टीचर के एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं लाइक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी हायर एजुकेशन ही हुआ, उसकी एग्जामिनेशन दे रही है, तो आपके नॉलेज के लेवल को चेक किया जाता है कि आपको कितनी डेप्थ में, कितनी डिटेल में नॉलेज है, या आप ऊपर ऊपर से सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, ऊपर ऊपर से आपकी नॉलेज है। तो अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा आप मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ भी डील कर सकते हैं, लाइक वैदिक एजुकेशन क्या होता है, क्या मेजर हाइलाइट्स है वहां पे पहुंचने से पहले, वैदिक एजुकेशन का क्या पीरियड था, थोड़ा सा उसके रूट से, स्टार्टिंग से थोड़ा सा डील कर सकते हैं। देन आपसे जो एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप वहां पे जंप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आपको बहुत ज्यादा एज डीलिंग करने की जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो आपको थोड़ी सी डीलिंग करनी चाहिए। तो ये होता है आपका एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर, कि आप एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वहां पहुंच रहे हैं। फिर होती है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। कभी भी जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीएड की, कभी भी आप सिर्फ इसी तरीके से स्टोरी फॉर्म में या लिटरेचर फॉर्म में आंसर ना दें। किसी भी चीज को, किसी भी अपनी माइंड में जो भी आपकी थॉट आ रही है, चाहे वो एजुकेशन के कैसे इमर्ज हुआ वैदिक एजुकेशन, या क्या टाइम पीरियड है, या क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, एजुकेशनिस्ट के थॉट्स बता रहे हैं, आप जो कुछ भी बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हेडिंग्स है या सब हेडिंग्स है, वो आप बहुत ही क्लियरली, बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिखे, वहां पे प्रेजेंट करें, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने कितने स्टेप्स में, कितने कैटेगरीज में उस आंसर को समअप किया है। कई बार एग्जामिनर्स, क्योंकि कोई भी लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड थॉरली नहीं पढ़ता आपका आंसर, तो आप जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देंगे उससे भी काफी इमेज और काफी कुछ आपकी कॉपी के बारे में एग्जामिनर्स अंदाजा लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आंसर को फंडामेंटल से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक मीनिंग एंड डेफिनेशन से अगर आप किसी आंसर को स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक आपके नॉलेज को भी प्रेजेंट करता है वो, और एक लगता है कि आप एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर दे रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, और देन आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, और उससे रिलेटेड जो भी आपको सपोर्टिव एग्जाम्पल्स, डेटाज जो भी उसमें आपको मर्ज करना है, देन आप वो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो बनाने, इस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई है।
तो इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बीएड या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें कि अपनी कॉपी में आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ्स लिखें, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ्स डालें जो आपकी कॉपी को दूसरों की कॉपी से काफ़ी अलग बनाते हैं और जिससे आपकी इन डेप्थ नॉलेज का एग्जामिनर को पता चले। मैं थोड़ा एलैबोरेट करूंगी इस चीज़ को। लाइक अगर आपसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई लॉज पता है, कुछ सेक्शंस पता है, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून है या कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डेटाज हैं, कुछ रैंक्स हैं, या किसी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट के बारे में आपसे कुछ पूछा गया है, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इन डेप्थ कोई इंफॉर्मेशन है, लाइक उनकी कोई ऐसी बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड बुक है, कोई ऐसी पब्लिकेशन है जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स वगैरह मिला हुआ है, तो उस बुक का नाम, पब्लिक जो पब्लिश्ड बुक है, किस ईयर में वो बुक पब्लिश्ड हुई है, उस ईयर के बारे में बताइए वहाँ पर। बुक का नाम तो मैंने आपको बताया ही, और उससे रिलेटेड अगर कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो भी आप वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और सिर्फ आपको लिखना नहीं है, उसको आपको हाईलाइट करना है, उसको आपको ऐसे लिखना है, या तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए या एक बॉक्स में डाल दीजिए उसको, ताकि स्पेशल अटेंशन जाए। नॉर्मली आपको ऐसा नहीं लिखना है, हो सकता है एग्जामिनर के माइंड से वो चीज़ स्किप हो जाए, इसलिए आपको अटेंशन सीख करना है उस चीज़ के लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपसे पॉपुलेशन के बारे में लिखा गया, तो अगर आपकी कोई रेलेवेंट, आपको नियर बाई डेटा पता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो ज़रूर ज़रूर से डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपको कुछ रैंकिंग्स पता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर डालिए। अगर आपको कुछ रैंकिंग्स पता है कि सर्वे में इतनी रैंकिंग में हमारी कंट्री आती है रिगार्डिंग पॉपुलेशन और रिगार्डिंग एनीथिंग, वो आप ज़रूर डालिए कि इस ईयर के इस सर्वे में इस डेटा के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है, या जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, या कोई केस स्टडीज आपको पता है उससे रिलेटेड, या किसी के बारे अगर आप लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, या बहुत कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट अगर आपको पता है, तो वो ज़रूर ज़रूर से मेंशन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके कॉपी को प्रेजवर्दी बनाता है एग्जामिनर की नज़र में। उन्हें लगेगा कि आपने किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ स्टडी की है, आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो उससे आपको जो एडिशनल मार्क्स मिलने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं एक बात और बोलूँगी बीएड ट्रेनीज के बारे में, कि सिंस आपका एजुकेशन से, लर्निंग से, साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, तो अगर हो सके तो उससे रेलेवेंट कोई कोटेशन से अगर आप अपनी आंसर शुरू करना चाहते हैं, लाइक एजुकेशन से, एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन पूछा जा रहा है, व्हाट इज नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन पूछा जा रहा है अगर आपसे, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही पावरफुल अगर आपके पास कोटेशन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, या किसी के द्वारा बोली गई वो कोटेशन है, तो वो डेफिनेटली उस कोटेशन के साथ आप अपने आंसर की शुरुआत करें। या अगेन लर्निंग से ही रिलेटेड, या साइकोलॉजी या फिलोसफी से रिलेटेड अगर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां आपको कोई कोटेशन, मीनिंगफुल कोटेशन आपको याद है, तो अगर आप उस कोटेशन से अपनी आंसर को स्टार्ट करेंगे एंड देन आप अपनी आंसर को मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों के साथ कैटेगराइज करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलने का स्कोप जो है वो आप अपने लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एड ऑन करती हैं आपकी मार्क्स में। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने आंसर्स को हेडिंग, सब हेडिंग्स में कैटेगराइज करना है, इसका मतलब है लाइक मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आपसे जो भी जो आपकी क्वेश्चन का जो भी बॉडी है जो आपसे पूछा गया है उसको आप लिखिए, उससे रिलेटेड जो भी आप फैक्ट्स, फिगर्स, डेटाज, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कुछ जो भी कुछ देना चाहते हैं उससे सपोर्ट कीजिए। हाईलाइट जरूर कीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसा मैंने अभी बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एंड में किसी भी आंसर को जस्ट ऐसे ही खत्म मत कर दीजिए,
एक छोटा सा कंक्लूजन डालिए विथ हेडिंग टू सम अप। जो कंक्लूजन का स्टेटमेंट जो भी आप देना चाहते हैं, तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट के साथ ही अपनी आंसर को खत्म कीजिए। इससे एक आपका कैटेगराइज्ड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर बिल्कुल बन के आता है। ये बहुत ज़्यादा ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के दिमाग पे। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एंड नंबर ऑफ कलर्ड इंक्स यूज करते हैं, मार्कर्स यूज करते हैं, स्केच पेन्स यूज करते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एंड दैट्स इनफ। कई बार आपको मार्कर्स, स्केच पेन की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। नेगेटिव मार्किंग बोले तो अगर आप उसी चीज को ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए, बट आप जो वो मार्कर से उसको रब करते हैं एंड स्केच पेन्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे आपकी जो नेक्स्ट पेज है वहां पर भी वो एक प्रिंट सा इमेज सा आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और कई बार आपको उस वजह से भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। जो भी आपके हाइलाइट्स हैं, जो भी हेडिंग्स है, उसके लिए एक पेन आप रख लीजिए कि आपको अपने हाइलाइट्स हेडिंग इस पेन से करने हैं, और जो भी आपका बाकी आंसर है वो आपको दूसरे इंक से करना है, वो आप करके रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ज़्यादा हो सके अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, बुलेट्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में अगर आप 10 पॉइंट्स लिख रहे हैं, लाइक अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई और आप 10 पॉइंट्स लिख रहे हैं एंड देन आप उस 10 पॉइंट्स को डील करेंगे, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में उस सारे 10 पॉइंट्स को सिर्फ लिखिए विदाउट एनी डीलिंग। सारे 10 पॉइंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सारे 10 पॉइंट्स को लिखिए, उस बॉक्स को बंद कीजिए एंड देन एक एक पॉइंट उठाइए, उसको लिखिए एंड देन उससे रिलेटेड जो भी आपको डीलिंग करना है, हर एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी डीलिंग करना है वो आप डीलिंग करते जाइए। ये एक बहुत ही अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन स्किल है। जब आप किसी भी चीज़ को फ्लो चार्ट्स, डेटाज एंड डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं अपने पॉइंट्स को, सिर्फ पॉइंट वाइज। कई बार ऐसा होता है कि आपने 10 पॉइंट लिखा, एग्जामिनर ने 8 पॉइंट ही देखा, 2 पॉइंट स्किप हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो आप एक जगह पर पॉइंट्स लिखेंगे तो एक बार वो एक लुक दे देंगे उन सारे पॉइंट्स को, तो हो सकता है कि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी उनके ड्यू कंसिडरेशन में आए और उसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स मिले। या फिर आप फ्लो चार्ट्स में पहले एक पेज में सारे पॉइंट्स को दिखा दीजिए एंड देन नेक्स्ट पेज में डीलिंग करना शुरू कीजिए, या बुलेट्स के थ्रू पॉइंट्स को आप अलग से दिखाइए देन डीलिंग कीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रेशियो होनी चाहिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। तो देखिए, मैं हमेशा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ही मेरी वो होती है, क्या स्ट्रेस होती है कि मैं क्वालिटेटिव आंसर पे ही ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ। मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ। इस वजह से बहुत बार लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज जो टीचर्स क्वांटिटी वाले आंसर पे फोकस करते हैं, पेज काउंट करने वाली होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे जो पेज काउंट करते हैं, लाइक कि कितने पेज लिखा है स्टूडेंट ने, तो वो टैलेंट मेरे अंदर भी नहीं है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप हायर एजुकेशन में है, बीएड के अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्रेनी हैं, या अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको आंसर करनी होगी, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, आपकी इन डेप्थ नॉलेज को चेक किया जाता है। ठीक है, इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप इररेलेवेंट लिख के आएंगे। लाइक अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख रहे हैं तो उसको इलेबोरेट कीजिए थोड़ा अच्छे से, कुछ एग्जाम्पल्स, डेटाज, फैक्ट्स, फिगर्स, वो सारी चीजें डालिए, उस डालकर उससे इलेबोरेट कीजिए। और इलेबोरेट करने के लिए क्या होगा, आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, तो आपको नॉलेज रहेगी, तो आप उस आंसर को थोड़ा इलेबोरेट करके लिख पाएंगे, जिससे आपकी कैपेसिटी पता चलेगी कि एक टॉपिक पे आप कितना कमांड रखते हैं, कितना आप लिख सकते हैं। जो भी लिखिए रेलेवेंट ही लिखिए, पेज काउंट करने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपसे 16 मार्क्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी लेवल ऑफ आंसर, स्टैंडर्ड ऑफ आंसर को इंक्रीज करना होगा। तो क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करके चलिए। इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर लिखिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर्स लिखेंगे, लाइक कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, मीनिंग, डेफिनेशन,
देन आपसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं, आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, डेटाज डायग्राम्स बना रहे हैं, उसको डीलिंग कर रहे हैं, कंक्लूजन डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और क्वांटिटी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं, जो कि मैंने अपने एंड नंबर ऑफ वीडियोस में बताया है। जो भी मेरी एग्जाम सीरीज वाली वीडियो होगी उसमें मैंने डेफिनेटली ये पॉइंट डाला ही डाला है। कभी भी अपने आंसर को लिटरेचर या स्टोरी फॉर्म में मत लिखिए, नेवर एवर। हमेशा पॉइंट्स में अपने आंसर को दीजिए। चाहे मैं तो आपको ये भी बोलूंगी, बिकॉज मैंने ये खुद पर्सनली 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स बीएड एंड एमएड में यही किया है, इवन 10th में भी। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें भी मैं अपने आंसर्स को पॉइंट्स में ही देती हूँ। कभी भी सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन को छोड़ के कुछ भी चीज आप स्टोरी या लिटरेचर फॉर्म में ना लिखें। इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि अगर आप स्टोरी फॉर्म में लिखेंगे आंसर को तो आपके मार्क्स बहुत डिडक्ट होगी। चाहे आप कोई भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी मीडियम हो आपका, कोई भी बोर्ड हो आपका, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में दे और हाईलाइट के साथ दे, लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अच्छे से लिखें अपने आंसर्स को। और उन आंसर्स में, लाइक पॉइंट नंबर 1 में कुछ चीज अगर आपको लग रही है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइटेड कुछ चीज है, लाइक किसी का नाम है, कुछ डेट ईयर है, या कुछ पब्लिशिंग ईयर है, या कुछ ऐसी चीज है, तो उसको आप वहां पे जस्ट सिंपल अंडरलाइन विथ डिफरेंट इंक वो कर दीजिए, दैट्स एनफ। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉइंट्स में ही आंसर दीजिए हमेशा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे कुछ 8 से 10 पॉइंट्स थी जो मैंने हमेशा से, ये मेरे कुछ बहुत ही पर्सनल टिप्स हैं जो मैंने हमेशा से सिंस क्लास 8 से मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करी। 8, 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, एमएड, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं सारे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं ये सारी पॉइंट्स। ये आपकी कॉपी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। एक बार आप ट्राई करके देखिए इन सारे पॉइंट्स को, आपको डेफिनेटली बहुत डिफरेंस लगेगा। खुद आंसर देने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा स्कोर में भी, और आप जो पहले एग्जामिनेशंस देते थे और अभी आप जैसे लिख कर आएंगे, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। ओके, आई होप मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को जो भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जिन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, या जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस को देख के थोड़ा नर्वस होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी मेरी आज की वीडियो। अगर आप और किसी भी टॉपिक पे, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। वीडियो थोड़ी डिले हो सकती है, बट मैं बनाऊँगी ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो। तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.